नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज से आप लोगों का दो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। आज तो जो भी 69th का मेंस दिख रहे हैं उनके लिए आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, और जो भी 70th बीपीएससी का बेसिकली तैयारी कर रहे हैं या 69th का भी तैयारी कर रहे हैं, पर बेसिकली जो 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग का बहुत फेमस एक मॉड्यूल हुआ था जिसका नाम है निपुण में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, जिसमें आपको क्वालिटी इवैल्यूएशन और मॉडल आंसर दिया जाता है। तो वो भी कल से लॉन्च हो रहा है, और जो 69th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है वो आज से लॉन्च हो रहा है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए एक आंसर को लिखने के लिए। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो 69th बीपीएससी है उसका क्वेश्चन है, जो बीसीडब्ल्यू का 69th बीपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन है। शाम तक आपके पोर्टल में इसका मॉडल उत्तर भी उपलब्ध रहेगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप इस टेस्ट को लिखते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कब तक इस टेस्ट को लिख सकते हैं? 69th बीपीएससी मेंस के एक दिन पहले तक आप इस टेस्ट को लिख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने दिया है। दूसरी बात यह है कि टेस्ट देना एक पार्ट है। द सेकेंड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीडिंग और गोइंग थ्रू द मॉडल आंसर। जो मॉडल आंसर हम लोग देंगे वो बहुत ही क्वालिटी आंसर देंगे, खुद हम लोगों ने बैठ कर लिखा है। तो मॉडल आंसर विल गिव यू वैल्यू, विल डू द वैल्यू एडिशन। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 3 से 4 दिन के अंदर आपका कॉपी आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा। तो जो भी फीडबैक दिया जा रहा है आप उस फीडबैक को नेक्स्ट टेस्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द आंसर्स। माय डियर फ्रेंड्स, राइटिंग द आंसर इज द की टू द सक्सेस। अगर हम सिविल सर्विस में फेल हो रहे हैं या आप हो रहे हैं, उसके पीछे मात्र एक कारण है कि बोलना आसान है कि आंसर लिखो, उत्तर लिखो, पर टेबल पर बैठकर लिखना बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। जो इस जटिल काम को कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो आप इसको जरूर करेंगे, उम्मीद करते हैं। तो पहले टेस्ट पेपर को देखते हैं और यहां से एक बेसिक कैसे लिखते हैं, एक बिगिनर कैसे आंसर लिखता है, वो आज हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो कि जो कंप्लीट बीपीएससी का पैटर्न है उसी को हम लोगों ने फॉलो किया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में दक्ष बैच में हम लोगों ने, जो भी दक्ष बैच में आप लोग इनरोल्ड हैं, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप बिना इंटरनेट पर देखे हुए खुद अपने लिखिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चंस कैन बी हैंडल वेरी इजिली। क्वेश्चन देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। द एंटी डिफ्रेक्शन लॉ हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, एग्जामिन। 7 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ डू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स help in bringing about a gender perspective in the development in the India? Can be a probable question in your examination. Collective ministerial responsibility is the basis of the parliamentary democracy. What do you understand by the collective responsibility? Examine its significance in the era of the coalition government. बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अविश्वास प्रस्ताव एक मिनिस्टर के खिलाफ ला सकते हैं कि कंप्लीट मिनिस्टर के खिलाफ ला सकते हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन द हॉट न्यूज, hence the question has been framed on the same. Elections are the bedrock. What is so fundamental about the fundamental rights? Explain the features of the fundamental rights briefly. अगर आप देखोगे तो बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया, अगर मेरे से पूछोगे कि सर एक एरिया बताइए जहां पे बीपीएससी को मोहब्बत है, तो फंडामेंटल राइट चैप्टर से उसको बेइंतहा मोहब्बत है। उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बेइंतहा मोहब्बत है। उसको आप देखोगे तो क्रिमिनल नेक्सस इन द क्रिमिनल और पॉलिटिकल नेक्सस के बारे में उसको बेइंतहा मोहब्बत है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उसको बेइंतहा मोहब्बत है। फिर इलेक्शंस आर द बेडरॉक ऑफ द डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन का क्रेडिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ द बीपीएससी। दीवाना है, दीवानगी है बीपीएससी को। Once a speaker, always a speaker. Beautiful question it is, that because the role of the speaker has been so ambiguous that you can expect a question on the same, my dear friends. अभी क्या हम लोग करते हैं कि 38 नंबर वाला क्वेश्चन को अगले सेशन में ले लेंगे। अभी एक 8 नंबर के क्वेश्चन को पकड़ते हैं और आपको देखते हैं कि आपको कैसे इसको लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें कम शब्द होता है। तो कम शब्द में कैसे इसको लिखते हैं उसको आपके सामने हम लिख के प्रस्तुत करते हैं। इसी को ले लेते हैं यार, कोई भी ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो। फंडामेंटल राइट, चूंकि अभी बहुत लोग बिगिनर होंगे तो फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करते हैं ना, वही ले लेते हैं। देखो, कोई भी अगर आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है इंट्रो, एक पार्ट है बॉडी और एक पार्ट है कंक्लूजन। कुछ लोग को हम देखते हैं कि लिखता है इंट्रो, और इंट्रो लिखने के बाद वो लिखना स्टार्ट करता है।
ये सब हेडिंग मत दीजिए। आपका आंसर इस तरह का होना चाहिए कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको दिख जाए, परिलक्षित हो जाए कि यह उसका इंट्रो है, अब उसका बॉडी है, लास्ट में कंक्लूजन है। कुछ लोगों को देखते हैं कि लास्ट में लिखेगा कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड और फिर अपना उत्तर को लिखेगा। नहीं, ये इट गिव्स अ वेरी बैड इमेज, इट पोर्ट्रेज यू इन अ वेरी बैड लाइट। आपका उत्तर में इस तरह से प्रवाह होना चाहिए, इस तरह से ब्रेकिंग होना चाहिए पैराग्राफ का कि लास्ट में हमने बॉडी लिखा, यहां पर पैराग्राफ चेंज करके आपका कंक्लूजन मार दिया तो उसको दिख गया कि भाई कंक्लूजन है, ऊपर वाला इंट्रो है, पैराग्राफ चेंज करके यहां पे बुलेट से स्टार्ट कर दिया, अभी लिख कर दिखा देंगे आपको। तो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन तुम कैसे लिख सकते हो? इंट्रोडक्शन की 3 विधि है, मुख्य रूप से अगर आप देखो तो 3 विधि है। कुछ लोग इंट्रोडक्शन में फैक्ट से स्टार्ट करता है, मानते हैं नीति आयोग का रिपोर्ट है, आपने उसको कोट कर दिया, एक इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, आपने उसको कोट कर दिया और वहां से टॉपिक को उठा लिया। कुछ फैक्ट और डेटा को आप कोट कर सकते हो फ्रॉम द डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट। कुछ लोग कोट से स्टार्ट करता है और कुछ लोग अगर कुछ भी नहीं सुझा तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। मेरे दोस्त मेरी जान, पहला कोशिश करना कि जो बीपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने GS1 और GS2 की जो किताब आपका उपलब्ध है BCW का, उसमें हम लोगों ने टॉपिक जॉट डाउन करके आपको दे दिया है। काइंडली आप उन टॉपिक को जरूर ध्यान से देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी उन टॉपिक को रिपीट करता है। अभी उसमें डायनेमिक आया है, पर अभी भी 50 से 60% क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है। तो जो थीम पर रिपीट करता है, मानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर रिपीट करता है, तो आपके लिए वहां पर हमने हर टॉपिक पर कोट आपको दे दिया है कोट आपको दे दिया है। तो पहला प्रेफरेंस देना कि फैक्ट या डेटा अगर इकोनॉमिक सर्वे का है तो उसको इस्तेमाल करना। आपका पहले ही बार होता है ना कि पहली नजर में देखा तो प्यार हो गया, बस सिंपल सी बात है। जब भी फैक्ट और डेटा देखेगा गवर्नमेंट वेबसाइट का तो उनको मोहब्बत हो जाएगा। कुछ आदमी होता है कि भाई हमको आपका पेपर सुंदर लगा, कुछ आदमी का होता है कि भाई चेहरा मोहरा भी सुंदर है और पर्सनालिटी भी बहुत सुंदर है, सोने पे सुहागा वाला माल है। तो कोई आइटम है, मानते हैं आप गए बाजार में तो झूमर खरीदने तुम गए, तो आपका बोला जो मेरा माल है सर उसमें लाइट भी बहुत है, उसमें सुंदरता भी, एस्थेटिक लुक भी बहुत है। तो जो उसका ऑब्जेक्ट है उसमें डेप्थ भी है, वारंटी भी दे रहा है और वो सुंदर भी बहुत है ना। तो दोनों चीज है। तो इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपने कोट को इस्तेमाल कर दिया शुरू में तो इट गिव्स अ वेरी ब्राउनिंग पॉइंट। तो कोट कैसे इस्तेमाल करोगे? जो फिक्स चीजें हैं, जो फिक्स पैटर्न हैं, बीपीएससी 15-17 टॉपिक से पूछता है तो उस पर रेडीमेड कोट तैयार रखोगे। GS1 GS2 किताब में हमने दे रखा है। जैसे कि तो पहला प्रेफरेंस कोट को दे देना, सेकंड प्रेफरेंस फैक्ट और फिगर को दे देना। जब कुछ भी नहीं सूझे तब डेफिनेशन को स्टार्ट कर देना, ये भी एक तरीका है। तो देखो जो ये टॉपिक है इसको हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक कोट से स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है? कह रहा है कि व्हाट इज सो फंडामेंटल अबाउट द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में ऐसा फंडामेंटल क्या है भाई कि उसको इतना तुम तवज्जो देते हो? एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट ब्रीफली। अब इसको हमको समाहित करना है कम शब्दों में, तो हम कैसे समाहित करेंगे? 120 से 130 शब्दों में तुम देखो, हम तुम्हारे सामने लिखते हैं, ठीक है, हम कोट से इस्तेमाल करते हैं। भाई हमको पता है कि फंडामेंटल राइट पूछता है तो हमारे पास कोट रेडी है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछता है तो कोट रेडी है, इलेक्शन कमीशन पे कोट रेडी है, पॉलिटिकल पार्टी पे कोट रेडी है, क्योंकि वो तुम पूछते ही हो। चलो लेट अस स्टार्ट, तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, इन वर्ड्स ऑफ इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं, पर यहां पे हम ये नहीं लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं, गलत है। हम लिखेंगे इन वर्ड्स ऑफ पालखीवाला, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए, है ना। तो इससे हमने एग्जामिनर को एक मैसेज दिया कि देखो हमको ये सब पता है। इन वर्ड्स ऑफ पालखीवाला, फंडामेंटल राइट आप पूरा लिखेंगे, है ना, हम समय बचाने के लिए लिख रहे हैं। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट एंकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन fundamental right constitute anchor of the constitution and provide it with dimension of permanence, मतलब permanent dimension of इसका मतलब होता है परमानेंट, है ना। In the words of Ine Palkhiwala,
फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूट द एंकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड इट विद डायमेंशन ऑफ परमेनियंस। उसके बाद क्या लिखेंगे इसके बाद, दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल बिकॉज ऑफ देयर एसेंशियल नेचर इन सेफगार्डिंग द डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन। हमने पहले ये कोट को इस्तेमाल करा पालकी वाला का, उसके बाद हमने इसको यहां पे लैच किया। क्यों लैच किया? आप देखो, हमने जो टॉपिक है व्हाट इज सो फंडामेंटल अबाउट द फंडामेंटल राइट, हमने आई हैव हिट द बुल्स आई, शुरू में ही बताया कि भाई देखो हमको कोट एक पता है, हमने कोट को इस्तेमाल करा, हमने एक कोट को इस्तेमाल करा, फंडामेंटल राइट कंस्टिट्यूट द एंकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and provide it with the dimension of the permanence. They are considered fundamental because of the essential nature in safeguarding the dignity, liberty and equality of the constitution, equality of the citizen. हम फट से मारे, मेरा इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, आपको कहेगा कि सर ऐसा है कि हमको ये कोट नहीं याद है, तो बिल्कुल तुमको अगर कोट नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लकीर खींच देते हैं। लेट अस डू इट नो। हमने आपको क्या बताया कि 3 तरह से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब भाई तुमको कोट याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या लिखोगे, सर हम कुछ फैक्ट और डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे फैक्ट और डेटा क्या हो सकता है मेरे बंधु मेरी जान, यहां पे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फैक्ट है ना भाई। यहां पे तो इकोनॉमिक्स है नहीं कि आप कुछ इकोनॉमिक सर्वे से डेटा इस्तेमाल कर लोगे, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड, स्थित है, आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एग्जामिनर को क्या बोला कि भाई देखो हमको ये बात पता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम, हम उसको और बता रहे हैं कि देखो हमको इतना ही नहीं पता है कि पार्ट 3 में है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो आप ये सोचोगे कि सर ये सब हमको कोट कहाँ से मिलेगा, तो भाई तुम्हारे लिए नया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कोट हमने सीधा अपने GS2 वाला जो किताब है BCW का, वहाँ पे हमने लिख रखा है, वहीं से हमने स्टार्ट किया है। जो हम लोग के पास नॉलेज था हमने वहाँ डाल रखा है। हमने क्या किया, तुरंत उसको बताया कि देखो भाई हमको एक फैक्ट पता है, हम फालतू बात नहीं करेंगे, तथ्य पर बात करेंगे। हम और डिटेल में गए और उसको बोले कि देखो फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक एक्सटेंड कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and extend from article 12 to 35. They are so elaborate. They are so elaborate that they are often, देखो भाई हमसे अच्छा भी लिख सकते हो, हम बस एक ट्रायल के रूप में आपको दे रहे हैं। that जो मेंस वाले हैं बिल्कुल आप परेशान मत होना, आपका मॉडल आंसर भी आपके समक्ष उपस्थित होगा आपके पोर्टल पर, ठीक है। दे आर सो इलेबोरेट दैट दे आर ऑफन कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद फिर लैचिंग हमने क्या स्टार्ट किया, दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल बिकॉज ऑफ द एसेंशियल नेचर इन सेफगार्डिंग द डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन। हम इससे क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक है उसको लैच कर रहे हैं, है ना। हमने उसको लैच कर दिया टॉपिक को कि अब देखो अगला मेरा बॉडी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम कोट से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक फैक्ट लिया, फिगर लिया, वहां से हमने स्थापित करके लिख लिया। नाउ आई विल हिट द बुल्स आई। क्या है, बॉडी में चले जाओ। आपको क्या बॉडी इस तरह से लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि आप बॉडी लिखेंगे सब हेडिंग और फिर बॉडी स्टार्ट करेंगे। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। कह रहा है व्हाट इज सो फंडामेंटल अबाउट द फंडामेंटल राइट, तो हमने एक सब हेडिंग बनाया हमने एक सब हेडिंग बनाया, एस्पेक्ट्स दैट मेक दिस राइट फंडामेंटल। ऐसा क्या है कि इनको फंडामेंटल बना दिया गया है। पहला बात है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनवायोलेबल। मतलब क्या होता है इनवायोलेबल का मतलब कि दे आर द नेचुरल इंटाइटलमेंट। भाई अगर हम धरती पर पैदा हुए हैं तो हमको जीने का अधिकार है। कैसे? एज सुन एज मैन इज बॉर्न ऑन द अर्थ ही इज एसोसिएटेड विद सम राइट्स
which no authority can infringe upon. No authority means no authority can infringe upon. The fundamental rights are the inviolable because they are associated. As soon as I am born on the earth, I am associated with some rights which no authority, be it the state or be it anything, can infringe upon. Since these rights are very inviolable in the nature, it is a fundamental. This is a very fundamental characteristic of being a fundamental right. Hope you'll agree with me. So it is a natural entitlement. स्टेट क्या है वो तो छोड़ो, यह नेचुरल इंटाइटलमेंट है. जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, इनवायोलेबल है, आप इसको वायोलेट नहीं कर सकते हो. तो नेचुरल इंटाइटलमेंट है, हम पैदा हुए हैं धरती पर तो वो हमारे पास फंडामेंटल राइट है. दे आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी. यस और नो? देखो, एडिफाइस ऑफ द डेमोक्रेसी, जो बिल्डिंग है डेमोक्रेसी का, एडिफाइस ऑफ डेमोक्रेसी, edifice of the democracy is built on the fundamental right, is built on fundamental right. If they are taken away, edifice itself will crumble. डेमोक्रेसी चरमरा के, लड़खड़ा के, ताश के पत्ते की तरह ढरढरा के गिर जाएगा. एडिफाइस इटसेल्फ विल क्रम्बल. ठीक है? दे आर द इनवायोलेबल बिकॉज द मोमेंट आई एम born on the earth, I am associated with the some authority or the rights which no authority can infringe upon, beat the state. फंडामेंटल राइट्स आर सो फंडामेंटल बिकॉज दे आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी. यह स्तंभ है, पिलर है, यह डेमोक्रेसी ही चरमरा के गिर जाएगा. एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस टिल डेट इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. What is so fundamental about this right? These fundamental rights are having the legal safeguards. The moment my fundamental right is breached upon, what I am supposed to do? I am supposed to directly approach the apex court for the restoration of this fundamental right. So this is so fundamental about the fundamental right. Hope you will appreciate this fact. These fundamental rights, are they static in the nature? No, they are not static in the nature. These fundamental rights are very dynamic in the nature. When I say it is very dynamic in the nature, I mean to state that it is evolving in the nature. What is evolving in the nature? जैसे केस पुट्टास्वामी केस में हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. पहले राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं था, पर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया. 2017 या 18 का जजमेंट है, उसमें कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है मेरे बंधु मेरी जान. तो इसका मतलब कि ये जो फंडामेंटल राइट है, इट इज इवॉल्विंग इन द नेचर, इट इज डायनेमिक इन द नेचर. अगर फंडामेंटल राइट स्टैटिक होता, अगर आप पानी को देखोगे, अगर पानी एक तालाब का पानी है और एक नदी का पानी है, ज़्यादा अच्छा पानी कौन है? आप तालाब के पानी को पीते हैं? बिल्कुल नहीं पीते हैं. तालाब के पानी को आप खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं पर पीते नहीं हैं. नदी की पानी को आप पीते हैं, क्योंकि जो तालाब का पानी है वह स्टैटिक है, और जो भी स्टैटिक चीज़ रहेगा वह कुछ दिन के बाद सड़ जाएगा. जो भी डायनेमिक चीज़ रहेगा, जिसमें प्रवाह रहेगा, जिसमें धार रहेगा, वह हमेशा ताज़ा रहेगा, कलकल रहेगा. आप नदी की पानी को पीते हैं क्योंकि वो डायनेमिक इन द नेचर होता है मेरे बंधु मेरी जान. तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स आर इवॉल्विंग इन द नेचर. द मोमेंट इट इज इवॉल्विंग इन द nature, it caters to the need of the society of that time. It is quite fundamental about this fundamental right, my dear friends. These fundamental rights have the characteristics of being the universality. Universality का मतलब क्या होता है? जैसे आर्टिकल नंबर 16 है. आर्टिकल नंबर 16 किससे डील करता है? आर्टिकल नंबर 16 फंडामेंटल राइट है. क्यों फंडामेंटल राइट है? इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि भैया 12 से 35 फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 16 किससे डील करता है? It deals with the equality of opportunity in the matters of the public employment. So equality of the opportunity की बात करता है. It means it says the state cannot discriminate on the basis of the caste, creed, religion, faith and the place of the birth. It is giving it the universality. उसको यूनिवर्सल बना रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड कर रहा है. It is quite fundamental about this fundamental right, my dear friends. तो चूंकि मेरे पास वक्त शब्द की लिमिट है, हमने 5 पॉइंट मारा, निकल गया. अब नेक्स्ट पार्ट में चलो, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट. तो यहां पर एक चीज तुम देखो, मेरा टारगेट क्या है? कीवर्ड मेरा टारगेट है. हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, हमने कीवर्ड डाला और कीवर्ड पे ही नंबर मिलता है. कीवर्ड, ये सब कीवर्ड है. इवॉल्विंग, यूनिवर्सलिटी, लीगल सेफगार्ड. क्योंकि एग्जामिनर से आपको कॉपी पढ़वाना है, आप इस तरह से खाना उसको परोस देना है कि उसको मजा आ जाए. बोले कि अरे स्वाद भले टेस्ट नहीं करे, बस बोले यूरेका यूरेका, बहुत सुंदर बहुत सुंदर. तो की जो कीवर्ड्स हैं,
क्योंकि आपके तरफ 500 को कॉपी एक दिन में चेक करना है यार, तो क्यों ही आपका कॉपी पढ़े? ऐसा क्या है आपके कॉपी में? तो मेरे कॉपी में सर कीवर्ड है। जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे पास कोड था। तो देखो फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट क्या होगा, हमने एक इस तरह से बनाए, पेंटागन 5 पॉइंट है। अगर तुम ये बनाना चाहते हो कि तुम्हारे पास 6 पॉइंट है तो भाई तुम हेक्सागन बना दो, ठीक है, हेक्सागन बना देना ऐसे खटखट। और हेक्सागन के अंदर यहां पर जरूर लिखना है कि किस चीज से रिलेटेड है। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया कि द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट क्या क्या है मेरे बंधु? पहला हमने फीचर्स ये लिखा कि फंडामेंटल राइट्स आर डायनेमिक इन द नेचर। डायनेमिक इन द नेचर का मतलब क्या होता है? क्या फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं, मतलब कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, फीचर है। फंडामेंटल राइट क्या है? तो हमने लिखा कि सर फंडामेंटल राइट जो है वह इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और 30 ये केवल सिटीजन को वैलिड है, और बाकी जो चीज है वह सिटीजन और दूसरे देश के लोगों के लिए भी वैलिड है, जैसे राइट टू द लाइफ। तो ये इंक्लूसिविटी प्रदान करता है अब हमारा फंडामेंटल राइट कि कुछ राइट केवल सिटीजन के लिए वैलिड हैं, पर बाकी के जो राइट्स हैं आउटसाइड रेसिडेंस और एलियंस के लिए भी वैलिड हैं। इट प्रोवाइड्स द इंक्लूसिविटी, इसमें इंक्लूसिव कैरेक्टर होता है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द टायरेनी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। फंडामेंटल राइट्स आर द नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, इट इज वर्डेड अगेंस्ट द स्टेट। DPSP is a positive obligation of the state. It is worded in the positive sentence. A state shall do. A state shall not discriminate. अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट में क्या है? A state shall not discriminate. नेगेटिव टोन है, नेगेटिव कोनोटेशन है ना। जैसे तुम हो और कोई लड़की है, तुमने अप्रोच किया लड़की को कि मे हैव अ मिनट ऑफ योर्स, फटाक से बोली नो, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट है, अपना फंडामेंटल राइट है। DPSP आपने अप्रोच किया कोई लड़की को या लड़की ने लड़का को अप्रोच किया, तो जैसे आपने अप्रोच किया बोला कि आई नीड सम टाइम, है ना, सोचेंगे, बताएंगे, देखेंगे, है ना, दैट इज DPSP। वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। और यहां पे क्या है? फंडामेंटल राइट है, उसका टोन ही नेगेटिव है। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, on the basis of the creed, on the basis of the religion. तो नेगेटिव connotation है। तो this fundamental rights protect us from the tyranny of the state. जो स्टेट है, मतलब जो सरकार है, जो भी सरकार है उस समय का, अभी का, उसके टायरेनी से, क्योंकि जब सत्ता आता है तो आदमी मदहोश हो जाता है, पागल हो जाता है, अपने आप को खुदा नसी समझने लगता है, अपने आप को खुदा समझने लगता है, ईश्वर समझने लगता है कि जो हम है सो हम है, बाकी सब कम है। तो फंडामेंटल राइट हमारे स्टेट के टायरेनी से बचाता है हमको। दिस फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल इन द नेचर। जस्टिसिएबल इन द नेचर का मतलब क्या होता है? अगर आपने मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करा, आई हैव ऑल द राइट टू अप्रोच द कोर्ट एंड गेट इट रिस्टोर्ड। इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, इट इज जस्टिसिएबल, दिस इज इन्फोर्सिएबल माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको इन्फोर्स कर सकते हो। दिस फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट योर फंडामेंटल राइट इन द केस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और इन चीज़ों पर कर सकता है। और तो और आर्टिकल नंबर 20 को छोड़ के, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ को छोड़ के अगर सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया तो आपका फंडामेंटल राइट जो है इट विल बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन फॉर अ टाइम। व्हाई? फॉर द टाइम बिंग। तो हमने क्या किया? 1 पॉइंट मारा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। मेरे पास शब्द कम है, नहीं तो हम 10 पॉइंट लिख सकते थे। तो हमने क्या किया कि 5 कीवर्ड ऊपर डाला, 5 कीवर्ड नीचे डाला। आप इससे अच्छा भी कीवर्ड डाल सकते हैं, है ना। हमने बस एक जनरल लिख दिया और हम आगे मूव कर गए। तो 8 नंबर का सवाल है तो और कितना लिखेंगे? अब कंक्लूजन लिखेंगे। क्या हमको इस तरह का सब हेडिंग देना चाहिए कंक्लूजन का? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो हम आपको लिखने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। अब एक सिंपल सा कुछ कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नीडेड फंडामेंटल राइट्स आर नीडेड, कंक्लूजन है, टू मेक सिटीजन ग्रो। इट इज रिस्ट्रिक्टिव, इट इज रिस्ट्रिक्टिव, जो अभी आपको पता है कि नेगेटिव टोन है, इट इज रिस्ट्रिक्टिव एंड टाइज
हाथ रोकता है, एंटाइज द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, एंटाइज द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. It simply protects. It simply protects any attempt, कोई भी प्रयास. It simply protects any attempt to hurt the inviolable core इनवायोलेबल कोर क्या है? कोर क्या है? इनवायोलेबल कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगर आप ये सोचते हैं कि इनवायोलेबल कोर प्रीएम्बल है और फलाना है, ढिमकाना है, तो आप गलत हैं. इनवायोलेबल कोर है वी द पीपल, हम और आप. तो हम ही और आपको तो फंडामेंटल राइट मिलता है, वी द पीपल. कंक्लूजन हो गया, ठीक है. तो इस तरह से आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिख सकते हो. देखो इसमें क्या है ना कि फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट 10 होगा, 15 होगा, जो तुमको इंपॉर्टेंट लगे लिख लेना. यहाँ पे तुम और भी लिख सकते हो, बस हमको इंपॉर्टेंट ये था कि कीवर्ड हमने दिया है. मॉडल आंसर आपके पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, ठीक है. अगले वाले वीडियो में हम आपको 38 नंबर वाला कैसे लिखते हैं उसको बता देंगे. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित.